अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, तनाज़ात, मुकद्दमात और मुसलसल मुश्किलात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापसी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस को शिकस्त देने के बाद दूसरी बार जबकि मजमूई तौर पर अमरीका के 47वें सदर मुंतखब हुए हैं। नाज़रीन, कामयाबी के बाद अपने पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई जंग शुरू न करने का अज़्म का साथ जो जारी जंगें हैं इस वक्त दुनिया भर में उन्हें खत्म करने का वादा भी किया और तासुर ये भी दिया कि तासुर ये पैदा हो रहा है। इनफैक्ट ट्रंप साहब ने तो ये तासुर नहीं दिया है, पाकिस्तान में ये तासुर पाया जा रहा है कि ट्रंप की जीत का कहीं ना कहीं फायदा जो है वो पाकिस्तान में पीटीआई को होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को होने जा रहा है। क्या वाकईतन ऐसा है? ट्रंप की कामयाबी को लेकर और उनकी कामयाबी से जुड़े बहुत सारे ऐसी खबरों को लेकर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। अपने पैनलिस्ट से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफीक साहब, सीनियर सहाफ़ी, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियो ही में तशरीफ रखते हैं सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं। शराज हसनात साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार लाहौर सेंटर से, वीडियो लिंक पर मौजूद है और वीडियो लिंक पर ही आप देख सकते हैं अनीक नाजी साहब आज मौजूद हैं। जी, हमारी हमने खास इनसे दरख्वास्त की थी कि थोड़ा वक्त हमारे लिए निकालें और अपना तज्जिया जो है वो हमसे शेयर करें। सीनियर तज्जियाकार अक्सर आप इनको टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साहिबान का। पहले तो और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं काशिफ रफीक साहब आपकी तरफ आ जाऊं। बहुत दिनों से हम पाकिस्तान में देख रहे थे, इंतखाबात तो ज़ाहिर है कि अमेरिका में हो रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी मामलात में अमेरिका की तरफ से, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, अगर चाहें तो आप तस्दीक़ कर सकते हैं, इंटरवीन भी किया जाता है और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो हमारी पॉलिटिक्स को मुतासर कर रही होती है, बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता कह लीजिए। तो अभी ये जो इंतखाबात थे इनको लेकर बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही थी, मैं उनकी जानिब आऊँगी, लेकिन पहले ये कि ट्रंप की कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं एक पाकिस्तानी होने के नाते काशिफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका का दुनिया पे इन्फ्लुएंस है और अमेरिका अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और उनके हमसाया में प्रॉक्सी करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है, चीज़ों को लेकर चलता है, क्योंकि उसने अपना एक तसल्लुत कायम रखना है। वो समझता है कि वो लीडिंग साइड पे है दुनिया की। गो के ग्रेजुअली चीन और रशिया का जो अनेक्सिस है वो उसको ऑन एंड ऑफ जो है वो काउंटर करता रहता है। सो अब मामला ये है कि ट्रंप साहब हों या बाइडन साहब हों या अगर कमला हैरिस जी जाती, तो मसला यह है कि उनकी एक सस्टेनेबल पॉलिसी है वहाँ पे। मैं नहीं समझता कि इतनी पॉलिसी जो होती है वो यू के एंगल से चेंज होती है कि पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को लेके जाया जाए। लेकिन मैं एक बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरीके से ट्रंप साहब ने एक इलेक्शन लूज किया और उसके बाद जिस तरीके से उनको केसेस का सामना हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर एक मशीनरी ने एक्टिविटी की और कभी कोई केस का फैसला आ रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बावजूद उनके ऊपर एक कातलाना हमला भी हुआ, लेकिन वो अपने पॉइंट से पीछे नहीं हटे। और जो रिपब्लिकन है उनको भी लगता था कि ट्रंप जो है वो इतने ज्यादा गेयर अप कर जाएंगे चीजें कि वो इलेक्शन निकाल जाएंगे। ये एक अमेरिका की तारीख में यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि एक पार्टी एक टर्म में रहे और फिर उसके बाद दूसरी टर्म उसको ना मिले। ना तो ट्रंप साहब को दूसरी टर्म मिली और ना ही जो सा इनको बाइडन साहब की पार्टी को, डेमोक्रेट को दूसरी वो मिली टर्म मिली। लेकिन इक्का दुक्का केसेस सामने हो सकता है अमेरिका की हिस्ट्री में। लेकिन देखें, जिस वक्त लास्ट इलेक्शन हुआ जिसमें ट्रंप साहब हारे, उसके बाद आपने देखा कि डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, एहतजाज हुए, लोगों को सजाएं हुई, बहुत ज्यादा शदीद तनाव था, बहुत ज्यादा चीजें थी, बहुत ज्यादा कोशिशें की गई, लेकिन उस सब के बावजूद ट्रंप जो है वो वाज़ेह बढ़तरी से जीत गए। और इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी जानिब से कमला हैरिस की जो है वो सपोर्ट का ऐलान किया गया, लेकिन वो नहीं जीत सकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रंप आने के बाद जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है उसमें वो कहते हैं कि जितने तनाज़ात हैं दुनिया के वो ख़त्म होंगे। तो ये तवक्को की जा सकती है कि ट्रंप साहब जो है वो गज़ा की जंग बंदी करवा देंगे। ये भी तवक्को की जा सकती है यूक्रेन का मसला जो है उसको सीज़ फायर पर ले जाएंगे। और ये प्रैक्टिस है कि जिस वक्त बानी तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म थे और वो ट्रंप से मिलने गए तो वहां पे उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि कश्मीर के मामले के ऊपर वो सालसी के लिए तैयार है या कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मामला सेटल नहीं हो सका। अगर गजा का मसला सेटल हो जाता है और यूक्रेन का मसला सेटल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा ट्रंप की तरफ से जो उन्होंने कहा। अब वो किस हद तक कर पाते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, ये दूसरा मामला है। बाकी रही पाकिस्तान की बात, ठीक है, जुल्फी बुखारी साहब के चूंकि इनकी फैमिली के साथ रिलेशन है और लोगों को ये तवक्को है पीटीआई को कि शायद ट्रंप साहब आएंगे और हुक्म देंगे और अडयाला जेल के ताले खुलेंगे और काम सारा सीधा हो जाएगा। इतना आसान काम
ایک چیزیں ہیں معاملات ہیں اور اگر کوئی طریقہ ڈیل یا ڈھیل کا میں تواتر سے بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو میسر آیا بھی صحیح تو وہ کوئی نہ کوئی سیٹ پیٹرن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے واقعات کو یکلخت ختم کر دیا جائے, بھلے وہ ٹرمپ صاحب کی سفارش یا کسی کی ہو, اس کے اوپر بہرحال ان کو ایک کلیئر سٹینڈز لینا پڑے گا, اس کی مذمت کرنی پڑے گی, ایک کلیئر کٹ جو سے چیزیں لے کے جائیں گے تبھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے. پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, معاملات کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ میں یقیناً آؤں گی, لیکن ابھی میں چاہوں گی ثناء اللہ صاحب آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجئے گا, خاص طور پہ اس چیز پہ جس طرح سے جیت تو وہ گئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جیت کے بعد بھی بہت ساری جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, کہ جیسے کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے مسلم کارڈ کھیلا ہے اور وہاں امریکہ میں مسلمانوں کو بہت ساری یقین دہانیاں کرا کے وہ جیت تو گئے ہیں لیکن وہ یقین دہانیاں جو ہیں وہ پوری نہیں کر پائیں گے. ثناء اللہ صاحب میرے خیال میں جو ہم سوچتے ہیں نا وہاں امریکن میں اس طرح نہیں سوچا جاتا جس طرح ہم سوچتے ہیں. ہماری ہسٹری دیکھ لیں, ہماری ہسٹری 76 سال کی ہے, امریکن کی ہسٹری ہے 1776 سے میرے خیال میں, اگر شیراز میں صحیح بتا رہا ہوں تو یہ صحیح کریں گے تو, اور وہ انہوں نے 1776 آزادی کے بعد بھی جب ان کی آزادی ہوئی ہے نا, ہم بھی ہمارا جو وہ بھی جرمن کے اور یو کے تسلط میں تھے, وہاں جتنی ریاستیں تھیں, لیکن انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ ہم سب اکٹھے رہیں گے, ریاستیں اکٹھی ایک ہی ملک ہوگا. متحد رہیں. ہمارا یہاں جب بر صغیر میں یہ برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہوئے تو یہاں تقسیم ہوئی, تو ہم اس پروسیس سے ابھی تک, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یو کے میں جہاں بھی اس قسم کے یو کے نے کام کیے وہاں پر ڈیوائیڈ کیا اور ہم تقسیم ہو گئے مختلف قسم کی نسلی, اس میں فرقوں میں, مذاہب کے مسائل میں اور قسم کے. تو یو ایس کا جو سوسائٹی ہے وہ ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, حالانکہ وہاں تمام جو ہے مذاہب کے, طبقات کے, کالے گورے سب رہتے ہیں. اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ کالے اور گوروں کا الگ ملک بنے لیکن وہ ایک ہی ملک بنا رہا. تو ہمارے سوچنے میں اور وہاں کے سوچنے میں فرق ہے. اور یو ایس میں جو الیکشن لڑے جاتے ہیں, جو اگر ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں تو کمپین میں جو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں تو 90% ان کو آنر کیا جاتا ہے, اس پر چلا جاتا ہے. پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے, آج بھی اگر دیکھ لیں فروری کے الیکشن اور منشور دیکھ لیں آپ جماعتوں کے, تو شاید 5% 10% بھی اس پہ عمل درآمد نہ ہوا ہو, لیکن وہاں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگر عمل درآمد ہوگا جو انہوں نے کہا ہے, اگر ٹرمپ کی پارٹی نے اناؤنس کیے ہیں کچھ چیزیں تو میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی, اور جہاں تک پاکستانی قوم یہ سوچ رہی ہے, لیکن ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے جو ان الیکشن میں یو ایس میں ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے, اور جو سب سے بڑے ان کے سپورٹر تھے ٹویٹر کے اونر ایلن ماسک, ان کا جو آج کا ٹویٹ ہے اس کو دیکھ لیں, انہوں نے CNN کو اور باقی میڈیا کو بتایا کہ دس از ریئل میڈیا. تو پاکستان میں بھی جو چینج آئی ہے نا 2014 کے بعد اور اب تک, اس میں آپ کا جو سوشل میڈیا ہے سچ ہے جھوٹ ہے جو چل رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے, لیکن پاکستان میں اس چینج کو پھر چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. وہ اب اتنا آسان نہیں ہے, اتنا ریورسبل, اتنا ایزی نہیں ہوگا اس کو وہ کرنا. انیق صاحب میں آپ کی جانب سر آنا چاہوں گی. ٹرمپ نے جس طرح سے اپنی وکٹری سپیچ میں جب انہوں نے بات کی, مختلف جنگیں جو دنیا بھر میں جاری ہیں, تو جیسے ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے بڑی جلدی امیدیں باندھ لیتے ہیں, تو یہاں پاکستان میں بھی یہ ڈسکشن ہونے لگ گئی کہ جہاں جہاں دنیا میں مسائل جاری ہیں, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اور پرابلمز ہوں, یہ جس طرح بھی ایران کے ساتھ بھی تنازع دیکھ رہے ہیں, جنگیں دیکھ رہے ہیں, یہ ساری جنگیں جو ہیں یہ بس وہ آئیں گے اور ان کے آنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے پرابلمز ختم ہو جائیں گے. سر ظاہر ہے جی یہ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہم اکارڈ جو ہوا تھا, جی وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے آرکیٹیکٹ تھے, اور انہوں نے یو اے ای پر دباؤ ڈال کر اسرائیل جو ہے وہ ان سے یعنی سفارتی تعلقات, فل ڈپلومیٹک ریلیشنز, یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے آرکیٹیکٹ تھے. ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے ریاض سے ڈائریکٹ فلائٹ لی تھی تل اویو کے لیے, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے امریکن ایمبیسی تل اویو سے شفٹ کر کے یروشلم لے آئے تھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے براک اوباما جو ایران کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ ایران کے کو راستے کھلیں گے اور وہ ایک انٹرنیشنل سسٹم میں واپس آئے گا, وہ سارے راستے ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی بند کر دیے تھے. چائنا کے ساتھ بھی بڑے سر معاملات خراب ہوئے تھے ان کے دور میں. جی چائنا کے ساتھ ایک اور وہ معاملہ ہے. چائنا کے ساتھ تو اب کوئی بھی امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چینیوں سے خوف زدہ ہوگی. اس کی سب سے بڑی مثال
जो बाइडन ने 102% जो टैरिफ चाइनीज ईवी पे इम्पोज किया है, वो तो खुद अपनी मार्केट इकोनॉमी को उन्होंने डिफाई कर दिया, डिनाई कर दिया, रूल्स ऑफ द गेम तोड़ दिए। कनाडा भी नहीं तोड़े, जर्मनी ने तोड़े, इंग्लैंड ने तोड़े, वो एक अलग। चाइना इज अ डिफरेंट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनसे ये तवक्को रखना, मैं गुजारिश कर रहा था कि उनसे ये तवक्को रखना कि वो कोई मुस्लिम उम्मा या वगैरह वगैरह इस तरह की उनका कोई जज्बाती रिश्ता, तो जज्बाती या इमोशनल अटैचमेंट तो उनकी जिंदगी में ज़ाती रिश्तों में भी किसी के साथ नहीं है। वजह ये कि वो किसी मुल्क के साथ इस तरह के जज्बात रखें, तो ये उनका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो स्लोगन है उसका मतलब और मफहूम जो समझा रहे हैं, वो ये पहले भी समझा रहे थे, अब भी समझा रहे हैं। वो नेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ है। यानी वो जर्मनी, फ्रांस और बाकी मुल्कों से कह रहे हैं कि नेटो पे इतना पैसा अमेरिका क्यों खर्च कर रहा है, आप भी पैसे डालें, ये मजीद पैसे। उसके रद्द अमल में फ्रेंच प्रेसिडेंट और जर्मन चांसलर दोनों ये अब कह चुके हैं कि यूरोप को अपनी एक डिफेंस की कोई फोर्स बनानी पड़ेगी कलेक्टिव, हम नेटो के साथ ज्यादा, मतलब उनके यहाँ भी शुकुशुबात हैं। सही। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस कॉन्सेप्ट में भी कई दफा बोल चुके हैं कि अमेरिका को दुनिया का पुलिस ये जो करता है, अमेरिका ये पुलिस करने में अमेरिका का क्या फायदा है, हमारी अपनी सड़कें टूटी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बर्बाद हो गया, तो हमें अंदर की तरफ देखना है। अच्छा, यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने उस वक्त की अमेरिकन यानी एस्टैब्लिशमेंट कहिए, बड़े बिजनेस ग्रुप्स कहिए या जर्नल्स कहिए, उनसे लड़ाई मोल लेके जिस तरह से अफगानिस्तान से वो फौजें निकाल के जबरदस्ती लेकर गए हैं, पुल आउट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी हमारे सामने है। तो उनकी जो अब ये वाला दौर शुरू होने वाला है, इस दौर में जो उनके माजी से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि प्यूटन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और यूक्रेन की जो मेन इशू है वहां का अमेरिका और यूरोप में, यूक्रेन और रशिया की जंग, उसमें जो इनका टेक है डोनाल्ड ट्रंप का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से है। ठीक है, यानी तो वो हम देखेंगे एक ज्यादा इंट्रोवर्ड अमेरिका, और दुनिया भर में जो पुलिसिंग है उसमें नेटो का वीक होना, जो नेटो वीक होगी। सही। और दुनिया में जैसे जैसे जहां जहां भी आप देखेंगी कि अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ेगा, वो उतनी ही तेजी से जाहिर है कि दूसरी ताकतें पुर करेंगी, चाइना जिसमें होगा, रशिया होगा। ये एक अच्छा, दूसरा जो इनके आने से होगा वो भी मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि ये डेमोक्रेसी वगैरह इनका प्रॉब्लम ना पहले कभी था ना अब है, और इससे जो आप यूं कहिए कि एक तरह की डिक्टेटरशिप्स या फाशिज्म या अथॉरिटेरियन रूल, उसको एक अमेरिकी मतलब है कि फॉर्मल शाबाश भी मिलेगी, जवाब भी मिलेगा। इलॉन मस्क जिसकी थोड़ी देर पहले बात हुई, वो बिल्कुल ही एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बन के सामने आ चुका है। वो झूठी खबरों के हक में खड़ा होता है। खुद ट्रंप भी तो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं ना अनिक साहब, इस पे भी आते हैं उनकी पर्सनालिटी को लेकर। वो लोग जो झूठी खबरों को आजादी राय कहते हैं, वो जो फसाद फैलाने की दावत को आजादी राय कहते हैं, उनके हाथ में ताकत आ गई है, तो फिर अब देख लें क्या होगा। क्या होगा। मैं शराज हसनात साहब ये आपसे चाहूंगी कि आप भी बयान फरमा दें। आपको भी बहुत सारी उम्मीदें थी, और ऐसा तो नहीं हुआ कि पैनलिस्ट की बात सुन के अब उम्मीदें थोड़ी कम हुई, या आपको थी नहीं कि नहीं जी वो मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं करने वाले, या ये जो जंगे जिनकी उन्होंने खुद बात की है, तनाज़ात की बात की है, वो इतनी जल्दी हल होते दिखाई नहीं दे रहे होंगे? थैंक यू आसमा। दो चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। नंबर एक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनीक साहब ने जो ट्रंप के बारे में, उनके पास्ट के बारे में बातें की, वो बिल्कुल फैक्चुअल हैं, मगर वो अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा थी, और पर्टिकुलरली रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों अपनी पॉलिसीज को डिफरेंट वे में आगे लेके आते हैं। अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर से भी उनके लिए कोई सपोर्ट मौजूद नहीं थी, मगर चूंकि उनको उनकी पार्टी के वोटर्स ने सिलेक्ट किया, जो उनका प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंशियल सीट पे पहुंचे और ये लड़े। अगर हम देखें तो कमला के साथ जो उनकी एक ही डिबेट हुई, उसमें भी उनका जो रेटिंग सिस्टम था वो बड़ा नीचे रहा, और अनफॉर्चुनेटली जो कमला के पॉइंट्स थे जो मीडिया में हाईलाइट हो रहे थे और जो कहा जा रहा था नेक टू नेक होगा, वो बहुत ऊपर गए, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर द कमला कि उस तरह से मामला ना होगा। अब अगर हम बात करें तो जो अनीक ने बात की है पर्टिकुलरली उनके टेस्ट टुवर्ड्स रशिया की, ओपनली वो इसको डिनाई करते हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप बैसिक प्रेसिडेंट जब वो जनवरी में वोट लेंगे तो वो इस पोजीशन में होंगे कि रशियन यूक्रेन के ऊपर वो कहीं ना कहीं चीजें सेटल कर सके। जहां तक बात है यूरोपियन की, ऑलरेडी फ्रांस ने शेंगन से अपनी बॉर्डर्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया, और फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स को एलोकेट अपनी वहां पे सिक्योरिटी लगा दी, और ये कहा है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से कर रहे हैं। और ट्रंप का बहुत बड़ा स्टांस है, वो दोबारा से ये कह रहे हैं कि वो सरहदें बंद करेंगे। लास्टली रिगार्डिंग चाइना, देखिए चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, और ट्रंप इस चीज के ख्वाह हैं कि हर हाल में टैरिफ और लगना चाहिए, ताकि चाइना की वजह से जो उनकी अपनी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, जो उनका अपना इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, उसको एक रिलीफ मिल सके। मगर चाइना के पास
दुनिया में और बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, डेफिनेटली अमेरिका उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, दे डोंट वांट टू लूज इट एट एनी कॉस्ट, मगर उसका नुकसान अमेरिकन अवाम को होगा क्योंकि चाइना की जो चीजें हैं वो कंपैरेटिवली चीपर और बेटर रेट्स पे वहां पे अवेलेबल हैं। तो सिचुएशन ट्रम्प की डिफरेंट होगी। लास्टली ट्रम्प ने बहुत अच्छी कैंपेन की है और खासतौर पे जहां जहां जो कैंपेन थी, जिस तरह एरिजोना में अगर कैंपेन किया उसने तो वो माइग्रेंट्स के हवाले से किया, अगर वो मियामी गए हैं तो वहां पे उनका घर तो और किया, और बाकी जगहों पे मुख्तलिफ कैंपेन, अगर ब्लैक अमेरिकन के इलाकों पे गए तो वहां पे और किया। खासतौर पे जो अबॉर्शन वाली बात उनकी चल रही थी, टिप के ऊपर टैक्स की बात थी, टैक्सेस, मेडिकल, बड़ी चीजों पे की। मगर हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो जूइश लॉबी है वो अमेरिका को ग्रिप किए हुए है, उसकी इकोनॉमी को ग्रिप किए हुए है, और आप ये देखें कि ना ही कमेला ने और ना ही ट्रम्प ने कहीं ना कहीं वो फलस्तीनियन और इजराइलियन वॉर को खत्म करने की बात की है। हाँ, उसको स्टांस मुख्तलिफ ली है, बट बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली क्वाइट प्रो इजराइल, तो वहां पे कोई ज्यादा होप ना रखी जाए। ठीक है, शराज साहब, होप की आपने बात की है, तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको लेकर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी कि शायद उसको जो है वो बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं कि अगर ट्रम्प साहब जो है वो जीत जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही होगी। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस पे हम बात करेंगे। काशिफ साहब ने तो वैसे खुद ही जिक्र छेड़ दिया, जाहिर जब पीटीआई की बात हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि काशिफ साहब खुद को कंट्रोल में रख सके, तो मेरे सवाल पूछने से पहले उन्होंने इसका जवाब दे दिया। लेकिन बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसका जवाब जानेंगे और फिर काशिफ साहब की जानिब हम यकीनन आएंगे कि इस पे वो राय क्या रखते हैं कि क्या वाकई कुछ होने जा रहा है। क्योंकि अलीमा खान जो कि बानी तहरीक इंसाफ की बहन है, वो कहती हैं कि भाई हमारा क्या लेना देना, ट्रम्प आए या कोई भी आए, हमारा अमेरिका से क्या लेना देना। लेकिन आज जो स्टेट डिपार्टमेंट यूएस के जो तर्जुमान है, जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया है तो उस सवाल में ये पूछा गया है कि इमरान खान ने चूंकि रशिया का दौरा किया था तो क्या उस रशिया के दौरे के बाद पांसा पलटा गया सारे का सारा हुकूमत को लेकर पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या वाकई ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान हैं मिलर साहब, उनसे सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि पाकिस्तान में जो हुकूमत का पांसा पलटा वो उस वक्त पलटा जब इमरान खान ने रशिया का विजिट किया, तो क्या ये समझा जाए कि क्या अमेरिका इसमें मुलव्वस था इमरान खान की हुकूमत गिराने में। सनाउल्लाह साहब, मैं चाहूँगी कि पहले आप इस पर कुछ कॉमेंट कीजिए। वाकई उस तरह से असरअंदाज हो रहा होता है अमेरिका हमारे यहाँ हुकूमतें बनाने में, गिराने में, जिस तरह से काम पाकिस्तानी सोच रहा होता है, और क्या आइंदा भी अगर ऐसा है तो ऐसा रहेगा आने वाले वक्त में भी? सर, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमतें गिराने और बनाने में कोई किरदार होता है। अच्छा, अब आप देख लेना, वो पीटीआई वाले कहते हैं कि इमरान खान खुद कहते रहे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म की, और आज वो कहते हैं अमेरिका ही उनको रिहा कराएगा। तो ये सब बातें ही हैं सिर्फ इस तरह की। अमेरिका के जहाँ इंटरेस्ट होते हैं ना, जिस तरह आपको पता है 9/11 के बाद थे तो उन्होंने उस वक्त कहा था पाकिस्तान की लीडरशिप को कि आर यू विद अस, और तो वो उस किस्म की सूरत हाल हो जहाँ उनके इंटरेस्ट हो तो वो फिर आगे आता है। अब इसमें क्या इंटरेस्ट है कि वो इमरान खान को अंदर रखना है या बाहर रखना है, कि वो यूएस ने फैसला करना है या यहाँ पर किसकी हुकूमत होनी है। आपका जवाब है कि आपका जवाब नो में है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर रीजनल कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, उनके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये तो कोई क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। शराज साहब, वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर? मैं सना साहब से इतने भोले जवाब का नहीं इंतजार कर रहा था। बहरहाल अमेरिका के बहुत इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, जिनमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। अफगानिस्तान को उन्होंने यहाँ बैठ के कंट्रोल किया, चाइना के साथ हमारी सरहदें यहाँ पे लगती हैं, उन्होंने इसको कंट्रोल करना है। अफगानिस्तान तो नहीं है ना, अब तो कुछ नहीं है सर। अफगानिस्तान अब नहीं है ना, मगर अफगानिस्तान पहले तो था ना। अगर चाइना तो चाइना भी है, तो कहीं नहीं चला गया। बिल्कुल, चाइना तो यहाँ पे है। आपकी चाइना की इन्वेस्टमेंट और अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे, वो आपको मेरे से बेहतर पता है। वाटर की लड़ाई क्या है और बाकी चीजें क्या है, आपका सीपैक के ऊपर रोल बैक क्या और क्या है, ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर पाकिस्तान क्यों पीछे हटा हुआ है, क्या वो चाइना का प्रेशर है या अमेरिका का प्रेशर है जो पाकिस्तान? ठीक है, इंटरेस्ट है आपके मुताबिक, लेकिन हुकूमत गिराने बनाने में भी किरदार है सर। उसमें अमेरिका से ज्यादा आपका जो दोस्त मुल्क है सबसे करीब सऊदी अरब, उनका मसला है, वो यूएस का इतना मसला नहीं है, जिसमें वो साइफर का लहराना और एब्सोल्युटली नॉट ये चीजें मैटर की। और सारी दुनिया को पता है कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने अमेरिका को ये कहा था कि जी मेरे से पूछ के प्रीमियर जो हैं वो नहीं गए थे रशिया, एंड दैट वाज द स्टांस ओवर देयर ऑफ जनरल बाजवा। तो ये सारी चीजें इसमें लिंक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वी सॉ ओवर हियर दैट हाउ द अमेरिकंस वर क्वाइट एक्टिव। इंटरेस्ट भी है आपके मुताबिक अमेरिका के, और असरअंदाज भी होता है। मैं यही समझूं शराज साहब आपके जवाब से?
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। अनीक नाजी साहब, आप इस पे क्या राय रखते हैं? मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी कि जवाब मुख्तसर हो ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ अनीक साहब जा सकें। फिर आपका सवाल जहां तक मैं समझा हूं, आप पाकिस्तान की अहमियत पूछ रही हैं अमेरिका के नजदीक अब क्या है, तो उसमें पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि अहमियत चीन के बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं, और चाइना और अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी दुनिया में हर जगह फैलेगा, सबसे ज्यादा यहाँ फैलेगा। अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटरेस्ट कोई नहीं है, बट हमें मस्ट रिमेंबर कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है उनके चाइना के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के नहीं है। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान ने नहीं माना हुआ, चाइना मान गया है। तो अब जो नया खेल शुरू होगा यहाँ पे, उसमें अफगानिस्तान इज चाइनीज अलाय, और हमारा चाइना के साथ एक तरह की तलखी वो तो अब सरफेस पे आ चुकी है। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? काशिफ साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने उठाया है। सीपैक को देख लीजिए। जी 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 अनीक साहब, दूसरी बात, वो एक मैं करेक्शन थोड़ी सी, वो पहले वो अपना दोस्त ने बात की कि वो ईरान के हवाले से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, यही तो मैं मिसाल दे रहा था कि पॉलिसी ईरान के हवाले से एक नहीं थी। बराक ओबामा जो ईरान को उसने आसानियां दी थी, वो डेमोक्रेट्स का प्रेसिडेंट था। डोनाल्ड ट्रंप ने आके उसको खत्म किया ईरान को, यानी वो जो नॉर्मलाइज हो रहा था इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ब्लॉक किया था। सही है काशिफ साहब। देखिए, अफगानिस्तान में जब रूस को काउंटर करना था तो पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ, और बदकिस्मती से यहाँ पे मार्शल लॉ लगा ताकि बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू ना करनी पड़े। ठीक। अफगानिस्तान में जब तालिबान को काउंटर करना था, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना था, तो उस वक्त 2/3 अक्सरियत की हुकूमत थी यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की, और मार्शल लॉ लग गया था। और उसके बाद हमने देखा कि जो बात सनाउल्लाह साहब ने की, आइदर यू आर विद अस और नॉट, तो उसके बाद फिर यस का जवाब दिया मुशर्रफ साहब से, और फिर अफगानिस्तान के ऊपर एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो गई। तीसरी बात, आप क्या समझते हैं कि चीन जो है माशी तौर पे एक नया ब्लॉक खड़ा कर रहा है रशिया के साथ, एससीओ कॉन्फ्रेंस है और चीज़ें हैं और फोरम है, तो क्या सी पैक जो है उसके ऊपर अमेरिका को वो काबिल कबूल होगा? आप ये बात मत भूलिए कि सी पैक फुल स्विंग में चल रहा था, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उस हुकूमत में 3 साल सी पैक ग्रेजुअली स्लो हुआ। क्यों स्लो हुआ? कि हमारा उस वक्त शिफ्ट जो है वो अमेरिका की तरफ था, और वो शिफ्ट इस तरीके से था कि हमारे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के 2 ऊपर नीचे टूर हुए, वर्किंग हुई, चीज़ें हुई। अनफॉर्चुनेटली फिर एक ऐसी मूव खड़ी हुई कि बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत टॉपल हो गई। सो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका किसी सूरत पाकिस्तान में पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, आपने सी पैक का जिक्र किया ना सनाउल्लाह साहब, सी पैक जाहिर है कि हमारी मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी जो है वो साबित हो सकता था। क्या इश्यूज आए क्या नहीं, वो बहस अपनी जगह पर, लेकिन आजकल जो बहस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है पॉलिटिकल सिनेरियो के अलावा, वो मुल्क की मईशत को लेकर हो रही है, और वो अभी ज्यादा जोर इसलिए पकड़ गई है क्योंकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ये कह रहे हैं कि तरसीलाते ज़र बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, माशी तौर पर पाकिस्तान जो है वो इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है। ऐसा दावा जो है काशिफ साहब भी करते हैं, काशिफ साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले सर आप फरमा दीजिएगा ये चीजें सही हैं, वाकईतन ऐसे हो रहा है? देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, और जब IMF प्रोग्राम में होता है तो फिर आप IMF प्रोग्राम से इधर उधर नहीं हो सकते, आपकी अपनी मर्जी नहीं होती। ठीक है कि आप अपनी मर्जी से कोई एक्सपेंडिचर कर दें, कुछ पॉलिसी ऐसी दे दें, आपको एक बेंचमार्क दे दिए जाते हैं क्वार्टरली, आपने उस बेंचमार्क के अंदर रहना होता है। और अब पाकिस्तान ने जो 24 IMF के प्रोग्राम लिए, उन तमाम प्रोग्राम के जो कुछ तो वो नाकाम ही हुए, जो कामयाब हुए हैं उसमें पहले 3 साल ही है ना, 3 साल तक आपकी स्टेबिलिटी आएगी, आपके रिजर्व भी बेहतर होंगे। आपका जो फर्स्ट क्वार्टर का फिस्कल ऑपरेशन आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 3 महीने में पाकिस्तान का पहली दफ़ा हुआ है शायद बहुत अरसे बाद, शायद 2 दिहाइयों के बाद, कि आपका बजट सरप्लस चला गया है। जिस तरह वो एक बड़ी डिबेट भी चल रही है ना KB और पंजाब की, कि पंजाब का जो है नेगेटिव चला गया है, KP का, वो बेसिकली वो गलत, उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। IMF ने टारगेट दिया था कि तमाम सूबों ने सरप्लस बजट देना है, 3 हर महीने या पूरे साल का भी टारगेट था, 3 महीने का भी टारगेट था। उसमें 3 सूबों ने पूरा किया है, वो सरप्लस बजट दिया, सिंध ने भी, बलोचिस्तान ने भी, KP ने भी, और इन तमाम सूबों ने फिस्कल पैक्ट साइन किया IMF के साथ। KP ने भी, PTI ने भी IMF के एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। ठीक है। पंजाब का जहां तक है, पंजाब ने पहले 3 महीने में बिल्कुल एक्सपेंडिचर ज़्यादा किए हैं, तो वो पूरा साल पड़ा है, उसमें कवर अप हो जाएगा। पंजाब ने करना ही करना है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इकानमी IMF की जो एक छतरी है उसके नीचे
जो आपके इकनॉमिक फिगर है वो बेहतर होंगे, स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन जब ये IMF की छतरी हटेगी फिर देखना पड़ेगा कि आप ये फिस्कल डिसिप्लिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट बरकरार रख सकती है। आपने फरमाया कि तो वो प्लान है ना जो IMF की तरफ से है और उस पर अमल दरामद हो रहा है, हुकूमत का अपना प्लान क्या है? क्योंकि जब हम PIA वाला मामला देखते हैं, उसकी निष्कारी का मामला देखते हैं, तो वो तो बड़ा एक खराब जो है एक तासुर गया है हुकूमत का। मैं चाहूंगी शराज साहब इसको जरा मिला के हमारी मईशत पर कॉमेंट कीजिएगा PIA वाले मामले को। देखिए जी, पहले तो फिर वो अमेरिका का रोल इसमें भी आता है कि जब आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे तो दैट वाज अमेरिका उस वक्त उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस गवर्नमेंट को डेफिनेटली सपोर्ट करना था जो उनकी शीरबाज से बनी थी कि उन्होंने IMF को गारंटी दे के आपके साथ उनका सारा प्रोग्राम सेटल डाउन कराया और आपने अवाम के सहूलियात को, सब्सिडीज को कंप्रोमाइज करते हुए उन्हें महंगाई की दलदल में धकेल के उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि आपके पास चॉइसेस कोई नहीं थी, यू वर अबाउट टू डिफॉल्ट एट द टाइम। नंबर 1। नंबर 2, इसी को अगर जब लिंक करते हैं तो ये भी IMF की कंडीशंस हैं कि आपने अपने इन इदारों को इंक्लूडिंग PIA आपने उसको प्राइवेटाइज करना है, मगर अनफॉर्चुनेटली PIA के हवाले से जो किया जा रहा है और ये सडनली नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के बाद जिसको एक बहुत सरप्राइज स्टेटमेंट थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि उसका डिनायल दें ये या उस पर एग्री करें, फौरन पंजाब गवर्नमेंट ने ये रिलीज कर दिया कि हाँ हम एयर पंजाब के ऊपर बात कर रहे हैं। एवरीवन नोज कि they were wanted what Nawaz Sharif was saying at the time कि हम PIA को एयर पंजाब में कन्वर्ट कर लेते हैं। It was not something launching a new air। और आप वो कह रहे हैं हम उसकी फिजिबिलिटी भी कर रहे हैं, तो why not they take that? PIA की अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो सबसे ज्यादा भर्तियां किसके दौर में हुई, किसकी हुकूमत में हुई? एयर लीग जो उसकी मेजर है और पीपल्स यूनिटी जो दो जमातें वहां पे इक़्तिदार में है, तभी एक जिसकी गवर्नमेंट आती है उसकी वो TBA बन जाती है, वो कौन उसको पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है? PIA की तबाही की जिम्मेदारी वो 7 से 7,000 एम्प्लॉय हैं जो पॉलिटिकल बुनियादों पे वहां पे भर्ती गए और उसके बाद रईस की कदर पिछले डिफेंस एयर मिनिस्टर ने पूरी कर दी, जिन्होंने कहा कि पायलट के लाइसेंस जाली हैं। बहुत बड़ा ब्लंडर था, मगर रियलिटी ये है कि हम उसको कोड़ियों के भाव बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया शराज साहब। मैं चाहूंगी अनीक साहब मैं आपकी तरफ आऊं, आप कुछ कमेंट करना चाहें जो बयान दिया गया है वजीर खजाना की तरफ से। आप देखते हैं कि वाकई बेहतरी आ रही है, क्योंकि जब आवाम भी जाते हैं तो कहा यह जाता है कि भाई जी कमर टूट गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन जो इशारे हमारे सामने आते हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं, वो तो हुकूमत जो कह रही है उसकी तायद करते दिखाई देते हैं। अनीक साहब देखिए, हमारे यहाँ मतलब ये जहां तक महंगाई का ताल्लुक है या गवर्नेंस का ताल्लुक है या इकोनॉमी का ताल्लुक है, ये हम सब जानते हैं कि इसका जो गहरा आप लिंक है वो इस्तेहकाम से होता है, स्टेबिलिटी से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी जिसके साथ आपका फ्यूचर में एक ट्रस्ट डेवलप होता है। अनफॉर्चुनेटली जो इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी जिसकी उम्मीद पहले की जा रही थी कि मिसाल के तौर पे ये कि बानी PTI जो है उनको जेल में डाल दिया जाएगा तो एक सब ठीक हो जाएगा, नहीं आया। फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद सोचा गया ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद सोचा गया ऐवान सदर में जरदारी चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर सोचा गया कि जो एहतजाज और तरीके हैं इनको दबा दिया जाए, एक ये जलसा एक वो जलसा, तो इस्तेहकाम आ जाएगा। उसके बाद फिर कुछ रिटायरमेंट्स थी वो हो गई, उसके बाद था इस्तेहकाम, फिर नहीं आया। अब आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम के बाद इस्तेहकाम का मामला था 26वीं। तो अब आपके साथ जब तक वो एक डेवलप नहीं होता, एक यकीन आने वाले कल पर, और वो स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम नहीं आता, तो ये महंगाई जो है ना इसका ताल्लुक सिर्फ डिमांड यानी सप्लाई एंड डिमांड से नहीं होता, इसका ताल्लुक जो है वो और भी यानी महंगाई का बहुत ताल्लुक इससे भी होता है कि आपके यहाँ अगर इंस्टेबिलिटी है, यकीन नहीं है आने वाले कल पे, तो महंगाई का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ट्रू। तो ओवरऑल गवर्नेंस में अनफॉर्चुनेटली हम जो देख रहे हैं पंजाब में वो ये है कि, या सिंध में भी फॉर दैट मैटर, जी जी, हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और एक जैसे मरियम नवाज जो हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर से एक उन्होंने यानी अपने आप को पर्सनालिटी शिफ्ट कर दिया है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी हैं अब। तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो पहले उन यानी वहां से मिलती थी वो भी अब जीरो है। तो ये है रियल चैलेंज कि वो पॉलिटिकल स्पेस जो खाली पड़ी है अदर देन बानी PTI, वो पॉलिटिकल स्पेस वहां पे लीडरशिप अल्टरनेटिव नैरेटिव लेकर कौन खड़ा होता है। वो अल्टरनेटिव नैरेटिव किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं, कोई लीडर नहीं, और उसके नतीजे में यह है कि एक ही बयानिया है जो राउंड ले रहा है, और वो वही है जो डोनाल्ड ट्रंप वाला है या आप कहिए पॉपुलिज्म वाला। ठीक, उसके अंदर लॉजिक कुछ नहीं है।
لیکن میسو فورس ہے ایموشنز کی اور انرجی. وہ جب تک چینلائز نہیں ہوتی, جب تک وہ الٹرنیٹو کوئی نیریٹو نہیں آتا, جب تک کوئی مضبوط پولیٹیکل لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہوتی, تب تک یہ جو ہے آپ یوں کہیے ڈاما ڈول ہی رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن کاشف صاحب بڑے اکثر دعوے کر رہے ہیں. جی بات کی انیک نے, بڑا زبردست وہ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے جو ایشو ہیں اس میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ایک بنی ہے وہ ایڈمنسٹریٹر بن گئی ہے. اس کی ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے, جتنے پولیٹیکل لیڈرشپ جو اقتدار میں آتی ہے وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے, جس طرح شہباز شریف رہا, جتنے عرصے چیف منسٹر رہا, ہر پاور اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی. آپ کو نچلی سطح تک نہ کوئی حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے, نہ پروونشل جو کمیشن بنتا ہے فائنانس کمیشن وہ بنانے کے لیے تیار ہے. جب تک آپ اپنے اختیارات, اپنے ویژن دیں نا, باقی لوگوں کو کام کرنے دیں, نچلی سطح تک کام کرنے دیں, وہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہے. اب مریم اپنی ٹیم پر اعتماد جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. مریم صاحبہ خود جا کے اس نے نالیاں بھی اس نے کھولنی ہے, 10,000 کا چیک بھی دینا ہے تو وہ بھی انہوں نے دینا ہے. تو یہ اس کا کاشف صاحب اس کی وجہ بھی بتا دیں گے میرے خیال میں. یہ جو دو سوال آپ نے آخر میں کیے ہیں, یہ تمام سیاسی جماعتیں یہی ہیں. کاشف صاحب, اور دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جب انیک صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ سیاسی استحکام ہی نہیں ہے ملک میں, تو معاشی استحکام کہاں سے آ رہا ہوگا؟ تو پھر دسمبر میں آپ ایسا کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو سیاسی استحکام آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ اس نومبر کے حوالے سے, رواں مہینے کے حوالے سے ہم بھی بڑی ساری خبریں سن رہے ہیں, تصدیق کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا چلیں, کم از کم آپ اتنا تو مائلیج دیجئے, جو حکومت نے اچھا کام کیا اس کو ایڈمٹ کر لیجئے. کون سا؟ کیا حکومت کے پالیسی کی وجہ سے شرح سود نیچے نہیں آیا؟ شرح سود آ گیا نا 22% سے 15% پہ, اور دسمبر تک یہ امید ہے 12, 11 یا 13 تک چلا جائے گا. تو جب 22 سے 10% کا جو شرح سود نیچے آئی, حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے آیا. ادارہ جاتی اصلاحات شروع ہو گئی, حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی. دیکھیں, جس نے جو بہتر کام کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو سوچنی چاہیے کہ جو انہوں نے تجربہ کار لوگ لگائے تھے, جن کی لاجواب سروس تھی, فواد حسن فواد کے دعووں سے لے کے علیم خان کی وزارت تک, پی آئی اے کو نجکاری کر رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, ہر چیز ہو رہی ہے. پی آئی اے کی نیلامی نہیں ہو سکی, نجکاری نہیں ہو سکی, اس کا جو ہے وہ فکس کرنا چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے نہیں ہو سکی, اور ان کو اس سارے پروسیس سے علیحدہ کرنا چاہیے. بھلے کوئی وزیر ہے, بھلے کوئی سیکٹری ہے, پہلے ایسا کبھی ہوا ہے کسی ادارے میں؟ ہوا یا نہیں ہوا, ہمارا مقصد ہم کسی کو ہٹا نہیں سکتے, ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, نیلامی آپ نے کرنی تھی, آپ نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تھا, آپ نے ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ فرم ہائر کی, اس کو لاکھوں روپے دیا, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس اوڑا 12 نے. یہ میں سمجھتا ہوں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اس کے اوپر حکومت کو, اداروں کو سوچنا چاہیے. جو بات کی انیک صاحب نے استحکام کی, دیکھیں سیاسی استحکام جو ہے وہ آتے آتا ہے. مجھے آپ بتائیے, ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا پاپولر سینٹیمنٹ ہے, آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, تحریک انصاف ہے, اب اس نے سیاست تو کرنی ہے نا, اسے سمندر بر تو نہیں کر لینا اپنے آپ کو. وہ جھوٹ بیچے, سچ بیچے, احتجاج کریں, کچھ کریں, بیان دیں, انہوں نے تو کام چلانا ہے. لیکن ایک بات ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے پارلیمان کے اندر لڑنا ہے. استحکام ہے یا ڈیسٹیبلائزیشن ہے, عدم اعتماد لے کے آئیں گے تو شہباز شریف سے جان چھوٹے گی, نہیں تو نہیں چھوٹے گی. اور استحکام کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوا وہ یہ کہ ایک سال کے لیے یہ سوچ رہے تھے کہ نومبر 2025 میں آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے, چیزیں چینج ہو جائیں گی. یہ اپنا چورن بیچ رہے تھے لوگوں کو. اب ان کو پتہ لگ گیا قانون سازی ہو گئی ہے, اب چیزیں جو سی وہ سموتھ ہے, جج بھی 34 ہو گئے ہیں, اور جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ بھی نومبر 2027 تک چلی گئی ہے. اب آپ دیکھیے گا, میں جب پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سی پی ایم ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, اب کنکلوژن کی طرف جائیں گے مذاکرات. ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد کی سچویشن پہ آپ بات کر رہے ہیں نا, ظاہر ان کو چیلنج بھی کیا گیا ہے, اور 2 جج صاحبان, جسٹس صاحبان جو ہیں ہمارے, وہ اس حوالے سے بات بھی کر چکے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو درخواستیں ان پر سماعت ہو. سماعت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد مجھے پھر لگتا ہے کہ وہ انیک صاحب جو سچویشن بتا رہے ہیں نا, ہمارے سیاسی عدم استحکام کی جانب مزید سچویشن جو ہے وہ جا سکتی ہے. بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب آپ سے ملیں گے تو لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اسموک کو لے کر, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اب بات کریں گے ایک ایسے روگ کی جو بہت سارے شہروں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے, اور یہ روگ ہے اسموگ کا. بالخصوص لاہور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اسموگ نے اس پورے شہر کو بری طرح سے جکڑ رکھا ہے. فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر بھی رہتا ہے. بہت سارے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تعلیمی ادارے یہاں پر بند ہیں, ہوٹلز اور تفریح مقامات پر سناٹا ہے, اسپتالوں میں مریضوں کا رش ہے, اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ لوگ لگوا رہے ہیں, اور لگوانے کے باوجود سچویشن بہتر نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے سانس اسی فضا میں لینی ہے.
لیکن لاہور میں اس وقت سچویشن ہے کیا؟ وہ ہم آپ کو دکھاتے تو رہتے ہیں اپنے مختلف بلیٹنز میں، شوز میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی شراز صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ دوپہر 3:30 بجے کے قریب بھی سورج جو ہے وہ لاہور میں دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو پھر آپ سمجھتے ہیں شراز صاحب کہ حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے، جو اقدامات کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے تھوڑا سا اس پہ اعتراض ہے کہ جو کنسٹرکشن پر پابندی لگائی گئی ہے، اس سے تو معیشت کو بڑا نقصان ہو رہا ہوگا سر. Asma, thank you very much. Unfortunately, one of the worst air pollution we are witnessing over here. میں صرف آپ کو کل کا ایک فگر بتاتا ہوں کہ لاہور کے جو گورنمنٹ ہسپتال ہیں ان میں 900 کے قریب پیشنٹس داخل کیے گئے ہیں جو گلے کی سویئر انفیکشن اور آنکھوں کی سویئر انفیکشن کی وجہ سے آئے ہیں، اور پرائیویٹ یہ نمبر شاید ہزاروں میں ہوں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹلس نہیں گئے، خود ہی سے منہ اور آنکھوں پہ چھینٹے مار کے اپنے آپ کو ریلیف کر رہے ہیں. جو گرین کور کہا جاتا ہے لاہور کے ارد گرد ہونا چاہیے، بدقسمتی کے ساتھ لاہور سوسائٹیز کا، پرائیویٹ سوسائٹیز کا ایک جال بن گیا ہے. اور سوائے رائیونٹ جاتی عمرہ کے کچھ ایریا کو جس کو گرین ایریا ڈکلیئر کیا گیا تھا جب یہ بنا تھا، اس کا نوٹیفکیشن ایشو ہوا تھا، اس کے علاوہ سارے لاہور میں سوسائٹیز بن رہی ہیں. 36% انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بتاتے ہیں کہ لاہور کی پاپولیشن اور ایریا کے حساب سے گرین کور ہونا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے صرف 3% ہے. دوسرا ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، green lockdown something which is absolutely not existing over here. سب سے بڑا جو لاہور کی اسموگ کا ریزن ہے وہ ٹریفک ہے، وہ وہیکلز ہیں. اور اگر ہم اوور آل اس کی پولوشن پہ جائیں اور اس کو کیلکولیٹ کریں گیس ایمیشنز کو، تو 75% اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ لاہور کی اپنی ٹریفک کا ہے. جب ہم اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم بات کریں گے جی ہمارے مغرب سے مشرق کی طرف، مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی ہیں، یعنی انڈیا سے ادھر آ رہی ہیں تو ایئر کوالٹی بڑھ جائے گا. میں نے زندگی میں اتنا ورسننگ ایئر کوالٹی نہیں دیکھا. ٹرسٹ می کہ لاہور DHS کے علاقے میں 1800 کو کراس کر رہا ہے، اور عام آدمی اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بند کمرے میں کوئی 100-150 سگریٹ لگا کے کسی بندے کو چھوڑ دیں اور اسے کہ وہاں پہ سانس لو، تو آپ امیجن کر لیں. آئی ایم سوری ایڈنگ دا لاسٹ تھنگ، جو پنجاب انوائرمنٹ ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے، اور خاص طور پہ جو لاہور کے رہائشی ہیں، ان کی ایوریج ایج میں 5 سے 7 سال کی کمی ہو گئی ہے، صرف پچھلے 7-8 سال کی اسموک کی وجہ سے. اور اگلے 10 سال میں گورنمنٹ نے مریم اورنگزیب جو انوائرمنٹ منسٹر انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اس پہ اگلے 10 سال قابو نہیں پایا جا سکتا. آپ انڈیا کو لیٹر لکھ لیں، انڈیا آپ کو لیٹر لکھ رہا ہے، آپ سیٹلائٹ تصویریں ایشو کر رہے ہیں، جو مرضی کر لیں، اس کا ہر صرف گرینری ہے، صرف پلانٹیشن ہے. ہاں، تو اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ انیک صاحب آپ ہمیں کچھ بتا سکیں؟ لاہور میں جیسے ہم نے دیکھا تھا PTI کے دور میں بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک پروجیکٹ جو ہے شروع کیا گیا تھا، بہت تنقید ہوئی تھی اپوزیشن کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے، دیگر جماعتوں کی جانب سے، لیکن چلے کچھ نہ کچھ بہتری تو ہو رہی تھی. لاہور میں ایسے کچھ سٹیپس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سر؟ جی نہیں، اب ہمارے ہاں صرف نعرے بازی ہے. وہ بلین ٹری سونامی ہو وہ بھی ایک نعرے بازی تھی، یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ بھی نعرے بازی ہے، گورنمنٹ نہیں ہے. اور میں آپ سے گزارش یہ بھی کرتا چلوں، وہ پچھلے اپنے ریفرنس میں جو بات کر رہا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ سے ایڈمنسٹریٹر بننے کی، اس میں ایک فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شہباز شریف سٹائل آف جو گورنمنٹ ہے یہ اس لیے کامیاب ہوا تھا 97 سے 99 تک کیونکہ اوپر وزیر اعظم نواز شریف بیٹھا ہوا تھا. 2008 سے 2013 تک یہ ماڈل اس لیے چل گیا کہ نواز شریف لاہور میں بیٹھ کے سیاست کر رہا تھا. پھر 2013 سے آن ورڈ وہ خود وزیر اعظم تھا. مریم نواز صاحبہ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. یہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے خاموشی، یعنی وہ جو بھی اس کی وجہ ہو، وہ سیاست بالکل نہیں کر رہے، وہ کسی سے مل جل نہیں رہے. تو مریم نواز کو یعنی وہ نواز شریف میسر نہیں ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن کرتی رہے اور سیاست نواز شریف کرتا رہے. ان کو سیاست بھی خود کرنی تھی، انہیں حکومت بھی خود چلانی تھی. لیکن یہ 12 گھنٹے کی حکومت، 14 گھنٹے کی حکومت دنیا میں کوئی نہیں چلاتا. 8 گھنٹے سے حکومت کے بعد باقی سیاست ہوتی ہے. وہ انفارچونیٹلی یہ نہیں کر پائے، یہ اپنا نیریٹو بھی کوئی نہیں بنا پائے، اس کی بھگت رہے ظاہر ہے سزا. اسموگ والی بات آ گئی، یہ لانگ ٹرم دیکھیے. ہمارے ہاں تو ہاؤسنگ سوسائٹیز، ہمارے ہاں نقشوں کے حالات، ہمارے ہاں یعنی جو کنسٹرکشن اندھے، یعنی اندھوں کی طرح، جس طرح ہم نے اپنی فصلیں اجاڑی ہیں، گرین پیچز ختم کیے ہیں، ہم تو اپنے یعنی آموں کے باغ تک اجاڑ ڈالتے ہیں. تو اس کے بعد سے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں حیرت کیسی ہے. اس کے لیے جو لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے، جس طرح کی یہ پلاننگ کے بعد اس کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مشینری چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے معاملہ یہاں انفارچونیٹلی ابھی نہیں دکھائی دے رہا. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن مجھے تشویش اس بات پر ہوئی جو آفر کی ہے ثناء اللہ صاحب آپ نے، کہ بہت جلد جو ہے وہ اسلام آباد جیسے شہروں کا بھی یہی حال ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بھی تو بڑی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. لاہور کا تو ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور شراز نے اور انیک بھائی نے بڑی اچھے طریقے سے بتا بھی دیا ہے، یہ وہاں کے یہ رہنے والے ہیں. لیکن مجھے جو خطرہ لگ رہا ہے کہ آئندہ 1-2 سالوں میں یہی سچویشن اسلام آباد میں ہوگی. اسلام آباد میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد یہاں سے گجر خان تک پھیل چکا ہے،
और पिशावर साइड पे जाएं तो ये टेक्सला से मिल चुका है, और एयरपोर्ट से जाएं तो नई मोटरवे जो DI खान की बनी है वहां भी मीलों तक कॉलोनियां बन गई और जंगल और दरख्त काट दिए गए, इस्लामाबाद शहर के अंदर काट रहे हैं। तो मुझे, और जो ट्रैफिक का हाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लाहौर में जो ट्रैफिक की पॉल्यूशन है ना, वो मेन फैक्टर है। आपको वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी कुछ है, लेकिन वो उस तरह नहीं है। दुनिया ने जिस तरह मेट्रो चलाई है, इलेक्ट्रिक मेट्रो, हर स्टेशन पे वो जाती हैं। इस्लामाबाद भी, रावलपिंडी भी और लाहौर भी, उसमें पॉल्यूशन की एक सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक है, आपकी रक्शे, गाड़ियाँ। दोनों शहरों में ये एक सिर्फ बात मेरी रह गई है, अनिक भाई ने भी की थी और शराज ने भी, जो बिलियन टी प्रोजेक्ट था। आप तमाम, मैं उनकी किसी भी बात से इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है। आप कहें उसमें 60% करप्शन हुई है, लेकिन जो 40% वो दरख्त लगे हैं, मैंने जंगल देखे हैं, वो उससे इम्पैक्ट आया है, बहुत इम्पैक्ट आया है सर। मैंने खुद जाके देखे हैं सर। लाहौर की बात नहीं कर रहा मैं, KP की बात कर रहा हूँ। मैं KP से मेरा ताल्लुक है। लेकिन ज़ाहिर है ये चीजें बाकी शहरों में भी होनी चाहिए थी। शराज साहब सही फरमा रहे हैं, लाहौर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। काशिफ साहब, ये काम हुआ हर जगह है। जैसे सनाउल्लाह साहब ने फरमाया, ये जंगल हमें दिखाई देते लेकिन वहां दिखाई नहीं देते जहाँ पे होने चाहिए थे। लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, लाहौर जैसे शहर की। देखें, हम स्मोक को डिस्कस कर रहे हैं, एक बड़ा मसला है। आखिरी मिनट है काशिफ साहब, बस रिक्वेस्ट है। हम पॉपुलेशन को क्यों डिस्कस नहीं कर रहे कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी वजूहात है, ये बेसिकली जैसे बेसिकली उसके ऊपर भी शो कीजिए कि क्यों आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि आपकी व्हीकल कम हो, आपकी जो पोल्यूशन है वो कम हो। और आखिरी वक्त चूंकि आपने कहा तो 30 सेकंड में सिर्फ एक बात अनीक साहब से बसद एहतराम से कि हजूर, अगर नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और अगर वो मरियम नवाज साहिबा को सियासत में नाकाम करना चाहते हैं तो मेरे लिए ये हैरान कुन बात है कि नवाज शरीफ साहब खामोश है और ताकि मरियम नवाज साहिबा जो वो नाकाम वज़ीर आला तस्वुर हो। मुझे कोई ये बात लॉजिकल लगती नहीं है। इस पे ना अगले प्रोग्राम में बहस कर लेते हैं। आपके पास अगर अपनी अक्ल सलीम का आप इस्तेमाल आपने किया होता तो आप इस नतीजे पे ना पहुंचते। जो मेरी राय है सर, ये मेरी राय है, नतीजा निकाल लिया, ये मेरी राय है। आपके आर्गुमेंट के ऊपर मैंने राय दी पे नहीं होनी चाहिए, अपने ख्यालात पे होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आप अपने, लेकिन मेरा नाम मेरे कंधे पे बंदूक रख के ना चलाएं। मैंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मरियम नवाज, आपने कहा वो खामोश है। वो तो सर तंदूर पे रोटियां तकसीम कर रहे हैं करने के लिए सर, वो तंदूर पे रोटियां तकसीम कर रहे हैं हजूर, तंदूर पे रोटियां तकसीम कर रहे हैं। आपने वो शायद देखी नहीं। क्या जी? तंदूर पे रोटियां दे रहे थे, वो लोगों के घर भी गए हैं, वो राशन की सारी स्ट्रेटजी में वो बैठे हैं। हर मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ साहब हिस्सा है। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूं पब्लिक मेरे भाई, सियासत करने के लिए जिस तरह से नवाज शरीफ एक्टिव थे, उससे पहले के अदवार की मैंने आपको मिसालें दी हैं कि आपको वो उतने मुतारिक दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से तो उनकी मंशा से शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं और मरियम बीबी वहां बैठी है। मोस्ट सीनियर रहनुमा जब उनसे मुलाकात का वक्त मांगते हैं, 40 दिन मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। सर, बात यह है शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब उनकी कॉन्सेंट से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी 26वीं आली तरमीम पे सारे इकट्ठे थे, नवाज शरीफ साहब सबको होल्ड कर रहे थे। 26वीं आली तरमीम के ऊपर सारे जाती उम्रा में इकट्ठे थे, तो कैसे वो साइलेंट हो गए? नाजी साहब का एतराज सिर्फ ये अनीक साहब का कि जो बात उन्होंने नहीं की है उसमें उनको कोर्ट ना किया जाए। लेकिन आप जिस तनाजुर में कह रहे हैं काशिफ साहब, मेरे ख्याल में आप भी सही फरमा रहे हैं कि देखिए चचा वहां पर अगर बैठे हैं तो जाहिर है कि उनके वालिद साहब के उससे ही बैठे हैं ना, उनकी रजामंदी से ही बैठे हैं। बहरहाल ये भी एक डिटेल में डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है। इस पे हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में बहस कर रहे होंगे। पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।